नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज ईरान में तख्ता पलट होकर रहेगा, तो आज समझिए .com में हम बताएंगे कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप और क्यों इतना ज्यादा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि लगातार वो धमकी दे रहे हैं। अब इन तमाम धमकियों के बीच वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि आखिर ट्रंप किसकी हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं जब वो ईरान पर हमला करेंगे। हालांकि ट्रंप ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। दूसरा सवाल यह है कि जेन जी आक्रामक तरीके से मैदान में डटे रहने के पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या जेन जी को जीत की उम्मीद बनी हुई है और क्या जेन जी का ट्रंप पर भरोसा बरकरार है? सवाल यह भी है कि खमनेई मौसाद के डर से सुरक्षित बंकर की तलाश में आखिर क्यों है? इन तमाम सवालों का जवाब खोजने पर हम आपको बताएंगे और समझिए .com में सभी बारीकियों को समझाएंगे। बस आप हमारे साथ रहिए कि आखिर खबर क्या है। समझिए .com में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर ईरान क्या दिख रहा है, वहां के तख्ता पलट की स्थिति क्या है, ईरान में जो तख्ता पलट की आशंका गहराती जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। ट्रंप के ताजा बयान से मध्य पूर्व में खलबली मची हुई है। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ तख्ता पलट के संकेत दे दिए। ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में मोसाद प्रमुख से मुलाकात की है। खाड़ी क्षेत्र में ट्रंप ने एक और खतरनाक हथियार तैनात किया है और वो खतरनाक हथियार इंतजार कर रहा है। लेकिन किस बात का इंतजार कर रहा है? ईरान में जेन जी का गुस्सा अब सड़कों से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हिजाब आजादी और अधिकारों की मांग अब आंदोलन नहीं बल्कि जन विद्रोह बन चुकी है। बीते कुछ हफ्तों में हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। हिंसा में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हजारों प्रदर्शनकारी जेलों में बंद हैं, कई लापता बताए जा रहे हैं। ईरान सरकार लगातार इंटरनेट बंद कर रही है ताकि सच दुनिया तक ना पहुंच पाए। लेकिन जेन जी सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के उसके जरिए लगातार आवाज उठा रहा है। तेहरान, शिराज, इस्फहान और महशूद में रोज नए प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही हैं। युवतियां खुलेआम हिजाब उतारकर विरोध कर रही हैं। सरकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई और ज्यादा सख्त हो गई है। गोली, लाठी और गिरफ्तारियां अब आम हो चुकी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसके लिए विदेशों को इस साजिश का जिम्मेदार ठहरा दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जता दी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है। यह लड़ाई अब सिर्फ कानूनों के खिलाफ नहीं, सोच के खिलाफ हो गई है। जेन जी का नारा साफ है कि डर नहीं, आजादी चाहिए। हर मौत आंदोलन को और ताकत दे रही है। हर गिरफ्तारी एक नई आवाज पैदा कर रही है। ईरान आज इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रहा है। ईरान का जेन जी पूरी हिम्मत के साथ डटा हुआ है, उत्साहित है, क्योंकि उसके पीछे ट्रंप है, जिसके एक ट्वीट से इरफान सुल्तानी की फांसी रुक गई। फिर सोचिए कि ट्रंप का नया बयान आखिर कैसे उनकी ताकत को बढ़ा रहा है। बहुत सारी बातें, लेकिन ईरान में विद्रोह अभी भी जारी है और यह विद्रोह किसी और का नहीं, जेन जी का। अब तक 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हजारों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। महिलाएं आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। शहरों में रोज हिंसक प्रदर्शन, इंटरनेट और मीडिया पर कड़ी पाबंदियां हो रही हैं। सरकार का बढ़ता अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप के पांव अचानक कैसे रुक गए? युद्ध की बात करते करते ट्रंप की चुप्पी आखिर कैसे हो गई है? क्या ट्रंप ईरान से डर रहे हैं या हमला ना करना एक सोची समझी रणनीति है? क्या अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी पर चल रहा है और क्या सीधी जंग से बचकर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? पर बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप का हाथ रोक कौन रहा है?
क्या 2 कदम पीछे हटना भी सबसे बड़ी चाल है? क्योंकि ईरान से भी यही संकेत निकल कर आ गए। ईरान भी लगातार यही कर रहा है और कह रहा है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ भी किया गया या उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया, तो यह दुनिया अपने आप को, यह देश अपने आप को युद्ध में झोंक देंगे। सीधी चेतावनी। ईरान में जारी हिंसा और जेन जी के उभार के बीच ट्रंप की चुप्पी अब दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल रहस्यों से भरा हुआ माना जा रहा है। जानकार भी अब ट्रंप के अगले कदम को लेकर स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप हर फैसले से पहले दुनिया की नब्ज को बारीकी से टटोल रहे हैं। नफा और नुकसान के गणित उनके हर कदम की पहली शर्त होती जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये हालत को पूरी तरह पकने देते हैं और फिर फैसला लेते हैं। ईरान के मामले में भी ट्रंप का रवैया कुछ यही दर्शाता है। माना यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब के हालिया अनिश्चितता ने ट्रंप को सतर्क कर दिया है। कतर के भीतर का डर, क्षेत्रीय दबाव बड़ी वजह बन गया है। सबसे अहम कारण यह बताया जा रहा है कि इजराइल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। इन तमाम हालत को ट्रंप को फिलहाल 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन यह पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि क्या रणनीति का हिस्सा है? कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। जैसे शेर शिकार से पहले पीछे हटता है और फिर लंबी छलांग लगाता है, 2 मिनट ठहरता है, फिर हमला करता है, ठीक वैसे ही क्या ट्रंप भी इसी रणनीति का हिस्सा है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह एक लंबी रणनीति की चाल है। ट्रंप सीधे टकराव के बजाय सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप अब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार उनके साथ उनका कोई और भरोसेमंद साथी पूरी तरह से सक्रिय है और यही वजह है कि ईरान अब अगला कदम कब और कैसे उठाएगा, इस पर भी दुनिया की पूरी नजरें। ट्रंप का ताजा बयान इसी तरफ इशारा भी कर रहा है और इशारा करने के साथ साथ वो कई बातों का जिक्र भी कर रहा है। ट्रंप के ताजा बयान से ईरान में खलबली मची हुई है। खमनेई का दशकों पुराना जो शासन है वो खत्म होना चाहिए, ये भी लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं। ईरान को अब नई लीडरशिप की जरूरत है। नई लीडरशिप खोजने का समय आ चुका है। खमनेई ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और असहमति को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तस्वीरों के तौर पर वहां से दिखाई भी दे रहा है। मौजूदा लीडरशिप सत्ता में बने रहने के लिए दमन पर निर्भर है। ट्रंप ने ईरान पर एक के बाद एक लगातार 2 बयान देकर मध्य पूर्व में फिर से खलबली मचा दी। ईरान में गहराते संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई के दशकों के लंबे शासन को समाप्त करना होगा, क्योंकि लगातार जारी जन आंदोलन और असंतोष के बीच इस मुल्क को नए नेतृत्व की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने जो सबसे अच्छा फैसला लिया वो ये था कि 2 दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों की फांसी नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी तर्क दिया है कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप सत्ता में बने रहने के लिए दमन पर निर्भर है। ट्रंप ने अयातुल्ला अली खमनेई पर देश को पूरी तरह से बर्बाद करने और असहमति को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में नई लीडरशिप खोजने का वक्त आ गया है। उन्होंने यह भी टिप्पणी ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच की है, जिसे जेन जी को नई ऊर्जा देने में देखा जा रहा है। बहुत सारे संकेत हैं जो निकल कर आ रहा है, लेकिन ट्रंप की नज़र में अगला आदेश क्या है? अपने दूसरे बयान में ट्रंप ने सत्ता का आदर्श मानक करने पर जोर दिया है। ट्रंप की नज़र में आदर्श सत्ता क्या है, यह समझने की जरूरत है। ट्रंप मानते हैं कि लीडरशिप का काम देश को चलाना है, बल्कि लोगों को मारना नहीं है। नेतृत्व सम्मान पर आधारित होता है, डर और मौत पर नहीं होता है। खमनेई एक बीमार व्यक्ति हैं, ईरान की बदहाली के जिम्मेदार हैं। मौजूदा लीडरशिप में ईरान को रहने लायक सबसे खराब जगह बना दिया है। और देश कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, देश कितना भी नीचे क्यों ना हो, आदर्श नेतृत्व की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इन तमाम सारी बातों के बीच ईरान को लेकर
ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति धीरे धीरे साफ होती जा रही है, दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। कतर के एयरबेस से दूरी बनाते हुए खाड़ी क्षेत्र में 2 युद्धपोत तैनात कर दिए गए। अब्राहम लिंकन के बाद जॉर्ज H.W. बुश युद्धपोत की तैनाती को बड़ा संकेत माना जा रहा है। समुद्र के रास्ते दबाव बनाने के बाद ट्रंप ने कूटनीतिक मोर्चे पर हलचल मचा दी है। वॉशिंगटन में मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया के ट्रंप की मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह भी है कि ईरान के भीतर सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। अगर ईरान पलटवार करता है तो इजराइल और खाड़ी में मौजूदा अमेरिकी ताकत से जवाबी कार्रवाई की तैयारी मानी जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? लग तो रहा है, दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि कुछ तो है जो घटने वाला है। ईरान पर ट्रंप की रणनीति क्या है? अब यह भी समझने की जरूरत है कि ईरान पर ट्रंप की रणनीति क्या है, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच खाड़ी क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती अब्राहम लिंकन के बाद जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर कतर एयरबेस से दूरी का संकेत है। मोसाद प्रमुख से वॉशिंगटन में अहम मुलाकात की गई। ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हर कदम में रणनीति और टाइमिंग पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन क्या ट्रंप युद्ध करेंगे? बड़ा सवाल। अब जो मोसाद से मुलाकात हुई है, ईरान पर जो रणनीति बनाई है, उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जो मुलाकात हुई है, उसके पीछे के संकेत क्या है? असल में मोसाद की ताकत खुफिया जानकारी जुटाने में मानी जाती है। वो विश्व की सबसे शानदार खुफिया एजेंसी मानी जाती है। तमाम देश इसकी मदद लेते हैं। ईरान के भीतर नेटवर्क और इनपुट के निर्भर करने की रणनीति है। साइबर सर्विलांस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की चर्चा अमेरिका और इजराइल के बीच अब और बढ़ती जा रही है। उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो लगातार गहराता जा रहा है। टारगेटेड प्रेशर के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये जंग से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध हो सकता है। लोग ऐसा मान रहे हैं क्योंकि एक तो CIA और दूसरा मोसाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस बात का आरोप आयतुल्ला खमनेई भी अपनी स्पीच में जो भी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था उसमें लगा चुके हैं। जून 2025 में मोसाद को क्या कार्रवाई मिलेगी, ये बड़ी बात है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को एक बड़ा झटका लगा है। ताज़ा जानकारी आ रही है क्योंकि कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। यह भी ईरान युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय भी बड़ी जानकारी मिली थी क्योंकि वैज्ञानिकों की मौत पहले ही दिन हो गई थी और ईरानी सेना के जो टॉप कमांडर्स थे वो पहले ही दिन निपटा दिए गए थे। सुरक्षा रणनीति से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो साझा कर ली गई थी। एटमी सुसाइड्स को लेकर खुफिया इनपुट दिए गए थे। मोसाद ने ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ये मोसाद कर चुका है। ये मोसाद 2025 में कर चुका है। इसलिए मोसाद पर निर्भरता बहुत जरूरी है अगर आपको सफल होना है रणनीतिक तौर पर। अब ईरान के जो इंटरनल सिस्टम हैं उनकी जो स्थिति है, पोजीशन है, तो आपको मोसाद पर भरोसा करना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। असल में ईरान के जेन जी को केवल ट्रंप से ही ऊर्जा मिल पा रही है, ऐसा नहीं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी भी ईरान के युवा को लेकर संबोधित कर रहे हैं। नए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान में जो लड़ाई चल रही है वो अवैध कब्जे और स्वतंत्रता के बीच है। ईरानी जनता ने मुझे नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया है, बुलाया है। मैं ईरान लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। एक मीडिया चैनल से बातचीत में पहलवी ने कहा है कि जब कोई सरकार अपनी ही जनता का नरसंहार करने लगे, अपने ही लोगों के खिलाफ वो जंग छेड़ दे, निहत्थे नागरिकों पर सेना से गोलीबारी कराए, तो फिर कोई भी मूक दर्शक नहीं रह सकता, उसे सामने आना ही पड़ता है। और मैं भी वापस लौटूंगा और मैं भी लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत सारे संकेत।
असल में ईरान में जारी जेन-ज़ी आंदोलन के बीच अब खमनेई की चिंता भी बढ़ रही है, दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खमनेई अमेरिका और इजराइल की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान में एक बार फिर से मोसाद के नेटवर्क का खौफ गहरा हुआ है। सूत्रों का यह भी दावा है कि खामनेई तेहरान से बाहर किसी सुरक्षित बंकर की तलाश में बने हुए हैं। हालांकि उन्हें यह डर है, दावे और सड़क पर उतरे जेन-ज़ी के गुस्से के सामने वो फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खमनेई ने एक धार्मिक सभा में अमेरिका और इजराइल पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान के वाशिंगटन और तेल अवीव की कथित साजिश को नाकाम कर दिया है। खमनेई ने ट्रंप को हालिया हिंसा और तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका यह कहना है कि अमेरिका ने दंगाइयों को समर्थन दे दिया है और हालत भड़काने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आंदोलन की आग थमी नहीं है और सत्ता पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति है? ट्रंप के लगातार बयानों ने ईरान के जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों को नई ऊर्जा दे दी, जो सड़कों पर अपने अधिकार और बदलाव की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जेन-ज़ी का लक्ष्य अब स्पष्ट रूप से ईरान की सत्ता संरचना और चुनौती देना है और वे खमनेई के प्रभाव के खिलाफ, खमनेई के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ लगातार देखे जा रहे हैं। इन्होंने अपनी IRGC इस्लामिक क्रांति गार्ड कॉर्प्स को मुख्यालय को निशाना बना दिया और आगजनी कर दी है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जेन-ज़ी ने खमनेई की मलेशिया बासिच के मुख्यालय पर भी हमला कर दिया है। विश्लेषकों का यह मानना है कि अगले चरण में आंदोलन बैत-ए-रहबरी खमनेई के आवाज की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान में जेन-ज़ी आंदोलन का एक बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। अब साक्षरता की स्थिति क्या है? ईरान में कट्टरपंथ हावी हो रहा है, लेकिन वहां की शिक्षा बददर्जे की है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान में इतने लंबे वक्त तक आंदोलन की वजह साक्षरता है। जेन-ज़ी ज्यादा शिक्षित है और नफा नुकसान समझता है। ईरान की जो साक्षरता है वो ईरान की कुल साक्षरता लगभग 85% के आसपास है। पुरुष साक्षरता 90% के आसपास है। महिला साक्षरता 80% के आसपास है। और इन आंकड़ों से युवा अधिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वाकई अगर ऐसा होता तो फिर इतने समय तक वो आखिर क्यों गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे? कितनी युवा आबादी? 15 से 25। ईरान की कुल आबादी करीब 92 मिलियन है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्य योग्य आयु, जिनकी 15 से 64 के आसपास आयु है, और युवा आयु है वो 15 से 25 के आसपास है। ये संख्या लगभग 25 से 30% आंकी जा सकती है। यहां युवा वर्ग जेन-ज़ी आंदोलन को ताकत दे रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, सत्ता को चुनौती दे रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है और पीछे से अमेरिका उसे हवा दे रहा है। ईरान में फर्टिलिटी रेट क्या है? ईरान में 1.7 बच्चे और महिला, पाकिस्तान में 3.6 बच्चे और महिला, अफगानिस्तान में 4.8, जिनमें बच्चे भी हैं और महिला भी हैं। ये आंकड़े सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा स्तर को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि ईरान की स्थिति क्या है। बड़ी अजीब सी स्थिति देखी गई। लेकिन इसके पहले भी ईरान में जो साक्षरता दर थी वो लगातार बढ़ी हुई थी। 15 से 24 या 15 से 25 जो आयु वर्ग की साक्षरता वो 98.8% है। लड़के और लड़कियां दोनों की साक्षरता वो करीब 98% के आसपास है। 98%। उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत बड़ा हुआ है, और ये जो स्तर है वो बताता है कि आखिर इसके पहले जो मानव अधिकारों का दमन किया गया, सामाजिक दमन किया गया, स्वतंत्रता की आजादी को रोका गया, अभिव्यक्ति की आजादी को रोका गया, बावजूद इसके आखिर वो क्यों बर्दाश्त कर रहे थे और अब क्यों सड़क पर उतर कर आए? क्या वाकई आयतुल्लाह खमनेई ने जो आरोप लगाए हैं कि अमेरिका बदमाशी कर रहा है, अमेरिका सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे इजराइल है, क्या यह आरोप सही माना जाए? क्योंकि साक्षर तो ईरान पहले भी था, साक्षर ईरान अब भी है, लेकिन अब सड़कों पर इतना विरोध क्यों हो रहा है?
तमाम सारी परिस्थितियों के बीच कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ट्रंप ईरान पर हमले की पुख्ता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दर्शकों को याद होगा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ पिछले साल अगस्त में ही टॉप कमांडर और युद्धपोत उतार दिए थे, फिर वेनेजुएला की रेकी की। माना जा रहा है कि ट्रंप वेनेजुएला के तर्ज पर ही ईरान पर हमला करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम नुकसान हो और आसानी से तख्ता पलट किया जाए और यूं गए और यूं आए। मतलब जमीनी युद्ध नहीं होगा, बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं किया जाएगा, एयर स्ट्राइक जैसी कुछ चीज होगी और सब कुछ शांत कर दिया जाएगा और वहां सत्ता पर किसी को बैठा दिया जाएगा। और फिर ट्रंप कहेंगे कि अब ईरान का, हो सकता है कि ये कहेंगे कि ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति आप मुझे ही समझो। ये बात समझिए.com में हम आपको समझाना चाहते थे। कल फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। समझिए.com में विस्तार से आपको समझाएंगे। नमस्कार।